158 क्वेश्चन नंबर 158 पे नीचे कुछ कथन और उनके बाद कुछ निष्कर्ष दे रखे हैं। दोस्तों कथन दे रखे हैं और निष्कर्ष दे रखे हैं। पहला कह रहा है कुछ कार बसें हैं, आप देख पाएंगे ये जो कुछ कारें हैं ये बसें हैं, और अन्य ट्रेन्स हैं, आप ये समझ सकते हैं कि जो बाकी वाला पोर्शन है यहां ये ट्रेन्स हैं। आगे देखिए दोस्तों, कुछ ट्रेन्स कार हैं वो तो समझ आ रहा है, और अन्य ट्रक्स हैं, तो इसको ऐसे बना लिया जाए कि ये यहां पे और यहां जो अलग पोर्शन है वो ट्रक्स का हो गया। आगे देखिए दोस्तों, सभी ट्रक्स जल पर विहार करती हैं, तो ये जो सारी के सारी हैं ये जल पर विहार करती है। आगे देखिए दोस्तों, वहां कम से कम एक तो बस है जो जल पर विहार करती है। दोस्तों ये बस है, ये कार है, ये ट्रेन्स है, ये ट्रक्स है, ये जो भाग है ये जल पर विहार करता है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। सभी ट्रक्स कारें हैं, ये ट्रक्स हैं, ये कारें हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, निष्कर्ष 1 या 2 कोई भी तर्क संगत नहीं है। बड़ा अजीब सी बातें दोनों कह रहा है। हमें इस तरह के क्वेश्चन को इस वैन आरेख बना के इस तरह के सिलोजिज्म से करना ही पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, बहुत आराम से समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन में जब आपके पास एक ही प्रश्न आया है, ऐसा कई बार क्या होता है कि इस तरह की कोड दे रखी होती है और उस कोड को देखते हुए आपको 3 या 4 प्रश्न करने हैं। जब ये 3 या 4 प्रश्न करने हैं, हमारा तरीका अलग होगा, और जब एक ही प्रश्न करना है तो हमारा तरीका बिल्कुल अलग होगा। कैसे? आपको देखना है फ्यू के लिए अंक कौन सा होगा। जरा सोचें हम, इसमें फ्यू दे रखा है क्या, इसमें दे रखा है क्या, और वॉयलेट्स आर ब्लू इसमें दे रखा है क्या? केवल मात्र इसमें दे रखा है, तो केवल मात्र दे रखा है मतलब हमारा उत्तर इनमें से कोई होगा। अब जरा देखें, रोजेस, रोजेस के बारे में तो सिर्फ इसमें दे रखा है। आर रेड, जरा सोचें, आर रेड इधर भी दे रखा है, आर रेड इधर भी दे रखा है, और आर इधर भी दे रखा है। समझिएगा मेरी बात को, आर रेड और आर रेड होने के कारण आपको ये क्लियर समझ आ जाएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा कि आर और रेड का जो कोड है दोनों में कॉमन आएगा, यानी 5 और 0 आएगा आर और रेड का कोड। क्या ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? अब इसमें से आर का जो कोड है ना वो 195 है, यानी रेड का कोड ये हो जाएगा। अब आपको रेड का कोड मिल गया है, आर का कोड मिल गया है। ब्लू और एंड में से ध्यान से देखेगा, मुझे ब्लू का कोड इससे मिल जाएगा, लेकिन क्या मुझे एंड का कोड मिलेगा? क्या मुझे फ्यू का कोड मिलेगा? तो एंड और फ्यू का कोड चूंकि नहीं मिल पाएगा, इसलिए मालूम नहीं किया जा सकता। क्यों? एंड केवल इसी लाइन में है और ब्लू भी केवल इसी लाइन में है, और कोई ऐसा शब्द नहीं है जो इसके समकक्ष होगा। तो यहां पे जब एंड और फ्यू दोनों में से किसी एक का कोड फाइनल ही नहीं हो पाएगा, निश्चित ही नहीं हो पाएगा, तो हम आंसर भी नहीं निकाल पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहां पे आपको दे रखा है कि ऑरेंज को कहा जाता है, ध्यान से देखेगा, आपने ऑरेंज को कहा है ZBKSVI और कस्टर्ड को कहा है ये। अब आपको गारगैंटुअन का निकालना है कोड। समझिएगा मेरी बात, ऑरेंज का दे रखा है कुछ ना कुछ और कस्टर्ड का भी दे रखा है कुछ ना कुछ, और इन्हीं के अंदर से O का Z होगा, R का B होगा। ये मुझे कैसे पता चला? जरा देखिएगा, तीसरे नंबर पे A है और यहां पे K है, पीछे से तीसरे नंबर पे A है और यहां भी K है, यानी A का फिक्स ही कोड हो गया है A। इसके अलावा अगर आप देखें, यहां से दूसरे नंबर पे R का B है, यहां से दूसरे नंबर पे R का B है, तो शायद मेरा काम बहुत आसान हो गया। मुझे ये समझ आ गया कि हर अक्षर का अपना एक कोड है। मेरी बात को सुनिएगा, हर अक्षर का अपना एक कोड है। अब मुझे इसका कोड नहीं निकालना है एग्जाम में, मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना है, मुझे किसी तरीके से फटाफट उत्तर आ सके वो समझना है। जरा देखें हम, मैं जब ध्यान से देख रहा हूं, VKBV 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 के VKBV के,
यानी यहां तक तो मुझे एक्चुअली दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। वी के बी वी के, वी के बी वी के, वी के बी वी के। सबसे पहला दिमाग मुझे लगाना है कि वी के बी वी के। अब मुझे बचा एन। एन आया है यहां से चौथे नंबर पे, यहां से चौथे नंबर पे आया है एस। जरा देखें हम, एस कहीं आया है क्या? केवल मात्र इधर ही आया है। आप देख सकते हैं पीछे पीकेएस, 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 पीकेएस और एल भी आ चुका है, एल भी आ चुका है। केवल इसी से मेरा उत्तर आ गया। मुझे गारगैंटुअन का पूरा कोड नहीं निकालना है परीक्षा में। परीक्षा में जो दे रखा है बस उसी, मतलब आप जब चारों विकल्पों को देखते हैं, आप ये देखिए कि इन विकल्पों में कौन सा ऐसा है जो केवल सिंगल है, मतलब जो अलग है, जो हटके है। आपने देखा कि चारों विकल्पों में शुरुआत सबकी सेम थी, यानी वी के बी वी के, तो सब में आंसर आया ही है। जब वो सभी में आया है तो मैं उसको निकाल के करूंगा क्या? जब यही आंसर आ रहा है, ये तो आएगा ही आएगा ना। इसमें मैं और आप कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकते। जब नहीं कर सकते तो मुझे इसका कोड निकालने की जरूरत ही नहीं है। शायद मेरी बात समझ आ रही है आप। चलिए लिए चलता हूं दोस्तों अगले प्रश्न पे। ये रहा आपके सामने, आराम से देखिए। आपको दे रखा है कि भैया इजिप्ट का कोड ये है और इकोस का कोड ये है, तो बताओ साइको का कोड क्या है? मैं ठीक वही काम करूंगा। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप ध्यान से देखें। पीछे का 980, 980 तो फिक्स हो चुका है। सबसे पहले तो पी का कोड देखिए, जो पीछे से दूसरा है, पीछे से दूसरा है, 6 नंबर है, यानी मुझे इस उत्तर से कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात को पुनः सुनिएगा। मैं ये कह रहा था आपसे कि अगर मैं कहूं आपसे इजिप्ट का कोड ये है, इकोस का कोड ये है, और मुझे ये साइको तो नहीं, पिस्को ऐसा कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि साइको में PSY होता है, बट ठीक है। इस पिस्को का कोड अगर निकालना है मुझे, सुनिएगा मेरी बात को, तो मैं इन ऑप्शन में से ही एक आंसर दूंगा आपको, विकल्पों में से ही उत्तर आएगा। तो मैंने देखा पीछे का 980 तो फिक्स हो चुका है, इसमें तो कोई परिवर्तन है ही नहीं किसी में। सबसे पहले मैंने पी का कोड देखा। पी का कोड देखा कैसे? अरे भाई इजिप्ट में पी आया है जो कि पीछे से दूसरे नंबर पे है, और इधर देखो पीछे से दूसरे नंबर पे 6 है। जब पीछे से दूसरे नंबर पे 6 है तो कहानी की शुरुआत जो है वो 6 से होगी। 5 वाले तो उत्तर हो ही नहीं सकते। अब यहां पे देखें, इन दोनों के अंदर शुरुआत 65 है, इधर भी 65 है। सिर्फ अगर मैं एस का कोड निकाल देता हूं, ध्यान से देखिएगा, एस का कोड, एस का कोड आखिरी है, आखिरी पे 2 है, ये तो नहीं होगा, यही मेरा उत्तर हो जाएगा। अब आप सोचिए जरा, जब मैं स्वयं इसे करूंगा, पिस्को का पूरा कोड निकालूंगा तो कितना समय बर्बाद होगा, और केवल मात्र ये देखना कि किसका कोड निकालना है और उन्हीं 1 या 2 के कोड से मेरा उत्तर आ जाता है। कितना आसान हो जाता है आपके लिए, बस ये समझिएगा। किताबें आपको जो आंसर है वो दे सकती है, प्रश्न है वो दे सकती है, बढ़िया हल क्या है, फटाफट हल क्या है, वो हम ही आपको देते हैं दोस्तों। चलिए लिए चलता हूं अगले प्रश्न पे। बड़े ध्यान से गौर से देखने का प्रयास करिए आप। आपको दे रखा है कि भैया डायनोसॉर का जो कोड है वो LPTTWDWS है। मैंने यहां देखा कि यहां 2 बार टी आया, लेकिन यहां तो 2 बार कुछ आया नहीं। यहां 2 बार W आया, लेकिन यहां भी कुछ आया नहीं। यानी जहां मैं सोचता था कि हर अक्षर का एक कोड निर्धारित है, वो फॉर्मूला तो अब खत्म हो गया। कुछ और नया कोड का तरीका देखना पड़ेगा। मैंने जब पूरे पे नजर दौड़ाई तो मैंने ऐसा पाया कि यहां R है और यहां S है। शायद आपने भी एकदम से इस बात को समझा होगा। मैं ऐसा समझ रहा हूं कि R में जब 1 जोड़ता हूं तो S हो जाता है, यानी मैंने 1 जोड़ा है। अब जरा सोचिए, UVW यानी मैंने कितना जोड़ा है दोस्तों? 2 जोड़ा है। ABC और D यानी मैंने कितना जोड़ा है? 3 जोड़ा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8
यानी अगर मेरे को चेक करना है डी में +8 करता हूं दोस्तों, डी 4 पे आता है, 8 पे करते ही 12 हो जाता है, और 12 पे आपको ध्यान है एल आता है। यानी मेरी कैलकुलेशन, मेरा जो सॉल्यूशन है वो एकदम सही दिशा में है। मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने सिर्फ ये नोट किया कि आर का एस हो रहा है, वो भी जरूरी नहीं कि ऐसा ही होता, ट्रायल करने से ही पता चलता है। तो मैंने यहां पे ट्राई किया, फिर मैंने वही चीज यू पे लगाई और वही चीज ए पे लगाई। मुझे लगा कि बढ़ते हुए क्रम में 1 2 3 हो रहा है। फिर मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके मुझे लगा कि ये 8वें नंबर पे जोड़ा जाएगा, और जब मैंने जोड़ के देखा तो मेरा उत्तर भी वही आया। अब मुझे क्या करना चाहिए दोस्तों, मुझे किसी भी हालत में ये जो लिखा है एलिबैंगो, आप देख सकते हैं जो स्पेलिंग लगी है ये फ्लैमिंगो की होनी चाहिए थी, बट ये एलिमैंगो है या जो भी है, एलामैंगो। मुझे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। ओ के साथ +1 करते ही पी आता है। अगर आप देखें यहाँ पे और यहाँ पे, इनमें तो नहीं है ये पी। मैं तो बहुत ही श्योर हूं कि ये इसका उत्तर होगा। फिर भी हमें क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए दोस्तों। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, कोई भी एक चेक करना है। मान लो इसको चेक करते हैं, आई आता है 9 पे, इसमें 4 जोड़ते ही 13 हो जाता है, और 13 पे आता है दोस्तों एम। अगर मैं देखूं पहले पीछे से, पहला दूसरा तीसरा चौथा, क्या यहाँ पे चौथे नंबर पे एम है? बिल्कुल है। अब मुझे तो एक्चुअली कुछ और चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरा ठीक सटीक उत्तर यही होगा। आप देख सकते हैं चौथे नंबर पे एम तो और किसी के भी नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे ले चलूं आपको। बड़ा ही अच्छा सवाल लग रहा है मुझे। आराम से देखने का प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा, आपको दे रखा है कि 6 बच्चे हैं और वृत्ताकार में एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ये 1 और 2, ये 3 और 4, ये 5 और 6, 6 लोग हो गए। आपको पहली लाइन दे रखी है कि F के तुरंत दाएं I है। जरा समझिएगा, ये F है ना, इसके तुरंत दाएं I दे रखा है। जो M के तुरंत दाएं हैं वही M के तुरंत बाएं हैं। जरा सोचिए, ये F है, ध्यान से देखिएगा आप, ये F के तुरंत दाएं बाएं जो दे रखा है, ये भी जो भी पर्सन है वही M के बिल्कुल दाएं आ जाएगा। आप वापस देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो बच्चा M के तुरंत दाएं है वही F के तुरंत बाएं है। ये बिल्कुल ठीक लग रही है बात। R और E के ठीक बीच में M खड़ा है। जरा सोचिएगा, R और E या तो इधर आ सकते हैं या इधर आ सकते हैं, इन दोनों के ठीक बीच में M है। और बचा कौन मित्रों, यहां पे अगर आप देखो तो बचा कौन है, हमारा FRIMES, ये S बच गया यहां पे। किसके तुरंत बाईं तरफ I खड़ा है? ध्यान से प्रश्न को देखिएगा, किसके बाईं और I खड़ा है? तो I के दाईं और कौन है? जब यहां बाईं लिखा हुआ है कि भाई किसके बाएं I है, तो I के दाएं ढूंढना है हमें। I का दायां यानी S हो जाएगा। पहले का उत्तर यानी 163 नंबर का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा S। यदि यह पता हो, अगर आपको पता चल जाए F के तुरंत बाएं E है, जरा देखें F का बायां, F के तुरंत बाएं, मान लिया जाए यह पता चल जाए कि F के तुरंत दाएं E है, तो यहां पे कौन होगा? R होगा। फिर उस केस में ये नहीं होगा। अब जरा सोचें आगे क्या है, तो के ठीक बीच में S खड़ा है। अब जरा सोचें S किसके बीच में खड़ा है? R और I। जरा देखें ऑप्शन में R और I है क्या? पहला ही उत्तर I और R दे रखा है। हमने कुछ नहीं किया, हमें दे रखा था कि F के तुरंत बाएं अगर E खड़ा होगा, अगर यहां E फाइनल हो जाएगा तो यहां R फाइनल हो जाएगा। तो जरा देखें S किस किस के बीच खड़ा है? S खड़ा है R और I के बीच। R इनके ठीक बीच में खड़ा है। अगर इसको R को फिक्स मान लिया जाए तो S और M के बीच में है। ये हमें तो लग रहा है S और M के बीच में है, लेकिन F और M के बीच में भी हो सकता है। यह पता है, ये तो सिर्फ इस प्रश्न के लिए पता है। मेरा मानना है कि यह इस प्रश्न के लिए काफी है, इसकी वैल्यू को इधर नहीं लगाया जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है
कि 165 का उत्तर डी आना चाहिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि आर और ई फिक्स हो नहीं सकते। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे ले चलूं मैं आपको। बहुत ध्यान से आराम से अगले प्रश्न को देखेंगे हम। चलिए, W का अर्थ प्लस है और D का अर्थ और ये, इस तरह के प्रश्नों में किसका अर्थ क्या है बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है और पढ़ना भी नहीं है। मैं तो क्या करूंगा, अपनी कॉपी में लिखता चला जाऊंगा। 2 के बाद W लगा दो यानी कि प्लस लगा दो, 4 के बाद H लगा दो, H का अर्थ होता है डिवाइड यानी भाग दे दो 3 से। D का अर्थ होता है गुणा यानी गुणा कर दो इसको। 7 H का मतलब भाग होता है, तो 7/4 यहां हो जाएगा। U का अर्थ होता है माइनस, 9/4 यहां आ जाएगा। और D का अर्थ होता है गुणा, 4/H यहां पे आ जाएगा, 4/5। ये आपको दे रखा है, साहब ध्यान से देखेगा। मैंने यहां से 4 से 4 कट किया, यहां भी 4 से 4 कट कर दिया। अब देखें जरा यहां पे और क्या आगे आ रहा है, ध्यान से देखेगा। मैंने यहां लिया 2 जोड़े 7/3 माइनस 9/5। अगर इसको और आगे बढ़ाएं तो 2 में जोड़ना है अपने को, क्या जोड़ना है, इधर कर देते हैं 15। ध्यान से देखेगा, यहां 15 कर दिया, 15 का 3 यानी 5, 7 पौन हो जाएगा 35, और इधर हो जाएगा माइनस में, यहां हो जाएगा 9 या 27। अब ध्यान से देखें, अगर अपन तो इसको जोड़ता हूं, 2 जोड़े तो पीछे बचे 15, और 35 में से अगर 27 गए, 15 माइनस 7 गए, तो यहां बचे हैं 8, और 15 दूनी 30 और 8 38। इसका कुल आंसर आ रहा है 38/15। 15 दूनी 30 और 8 38/15। जरा देखें हम क्या उत्तर दे रखा है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास 38/15? 38/15 यही सही उत्तर है। आपने देखा, मैंने बहुत ही प्यार से आराम से किया। दोस्तों, मैं कह चुका हूं, रेलवे के अंदर जो तर्क शक्ति यानी रीजनिंग है, उसमें एक्चुअली गणित के सवाल काफी सारे रहते हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण यह है कि जल्दबाजी में इसे गलत नहीं करें, क्योंकि इसमें रीजनिंग ज्यादा और गणित कम लगेगी। तो जल्दबाजी में हो सकता है एक आध कोई स्टेप मिस हो जाए आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही प्यारा एक प्रश्न आपके सामने दे रखा है, जरा ध्यान से देखेंगे हम। आपको दे रखा है, आधार पे संवालित है, इस पे बहुत ज्यादा गौर नहीं करना है, बस एक बार देख लिया अपन ने। कितने प्रतिशत कुल लोग हैं जो केवल चाय और कॉफी पीते हैं और दोनों ने गर्म पेय नहीं पिया है? जरा देखें, केवल चाय और केवल कॉफी पीते हैं और दोनों ने गर्म पेय नहीं पिया है। जरा देखें, केवल चाय और केवल कॉफी और गर्म पेय तो बिल्कुल ही कैंसिल है, और केवल चाय और केवल कॉफी, क्योंकि ये तो दोनों में कॉमन आ गया, जो कि हमारे काम आएगा नहीं। तो हम ये कहें कि केवल चाय और केवल कॉफी पीने वाले कुल लोग हैं 15। अब 15 जो लोग हैं, इनका प्रतिशत निकालना है कुल लोग का। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो एक बार कुल कितने हैं सब जोड़ देते हैं हम लोग। 20 और 30 50, 50 और 50 100, 100 और 1 2 3 4 5, ये हो गए 150, 150 और 10 160, 170, 180, यानी कुल लोग जो हो गए हैं वो 180 हैं। और जब 15 को 180 से भागित दे रहा हूं मैं, तो आप पाएंगे करीब करीब ये प्रतिशत में निकालना है तो 15 100 कर देता हूं मैं, शून्य से शून्य गया, और 18 को 15 यानी करीब करीब 8 के आसपास कोई उत्तर आ रहा है क्या? ये देखिए साहब, 8.34। ध्यान से देखिएगा, मैंने पूरा आंसर नहीं निकाला क्योंकि मेरा पहली वैल्यू जो है वो 8 आ गई। अब 8 पॉइंट में कुछ भी दे रखा हो, 8 की वैल्यू तो और कहीं आ नहीं रही है, तो कुल मिला के 167 का आंसर आएगा ए, 168। देखिए दोस्तों, जो चाय कॉफी और दूध के अलावा गर्म व ठंडा पेय पीते हैं, चाय कॉफी और दूध, दोस्तों ध्यान से देखेगा,
ये हो गया दूध, ये हो गया चाय, और ये हो गया कॉफी। इसके अलावा जो गर्म और ठंडा पेय पीते हैं ऐसे कितने लोग हैं? 20 और 10 30, 30 और 5 35। यहां पे देखें जरा, केवल कुछ ऐसे लोग हैं जो चाय और दूध के अलावा गर्म और ठंडा पेय पीते हैं। जो लोग दूध पीते हैं उन लोगों के साथ जो गर्म पेय पीते हैं उनका अनुपात कितना है? यानी जो लोग दूध पीते हैं, जरा पहले केवल दूध वाले लोग निकालें। 20 और 10 30 और 10 40 और 5 45, यानी 45 तो आ जाएगा ऊपर की तरफ। नीचे में 45 लोग तो ये हैं ही, उसके अलावा कितने जरा देखें। 10 एक बार देखें, 20 और 30 50, 50 और 50 100 और 110, 110 यहां हो गए दोस्तों। इसको मैं अगर करूं तो 45/155 आ रहे हैं। 155 को करूं 5 से, ये जाएगा 9, ये जाएगा 31, 3 बार 15 और एक बार ये 9/31। कोई उत्तर है क्या? जरा देखिए यहाँ पे, ये उत्तर है। तो आपने यहां देखा जो प्रश्न दे रखा था मैंने उसमें बहुत ही सरल गणित लगाते हुए बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने यह पूरा प्रश्न जो है 167 से 169 कंप्लीट किया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम अगले प्रश्नों पे। देखिएगा यहां आपको दे रखा है पद्मा के पिता के पुत्र, ये पद्मा है के पिता के पुत्र की बहन, ये जो बहन है वो अरविंद की माता है। पद्मा के पिता, ध्यान से देखिएगा, के पुत्र की बहन जो है अरविंद की माता है। तो अरविंद से पद्मा के पिता का क्या रिश्ता है? पद्मा के पिता क्या हो जाएंगे? उसके दादा, वैसे तो नाना होंगे। अरविंद की माता के पिता यानी दादा नहीं होंगे, नाना होंगे। बट चूंकि ग्रैंडफादर दे रखा है, एग्जाम में ध्यान रखेंगे दादा या नाना दोनों के लिए आता है। और कोई ऑप्शन देखेगा भाई सेम लेवल पे है, पिता एक लेवल ऊपर है और चाचा भी एक लेवल ऊपर है, हमें तो 2 लेवल ऊपर चढ़ना है, वो एक ही मात्र ऑप्शन है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। कुछ मेंढक भौंकते हैं, भौंकने दो उन्हें, वे सब जो भौंकते हैं वो निश्चित रूप से काट लेते हैं। यानी कि भौंकने वाले जो हैं वही काटने वाले हैं, जो भी भौंकते हैं वो सारे के सारे, और उनमें से कुछ ही मेंढक है जो भौंकते हैं। कुछ मेंढक सांप को पसंद नहीं करते, कुछ ऐसे मेंढक हैं जो सांप को पसंद नहीं करते। ठीक है साहब, कोई भौंकने वाला मेंढक हो सकता है जिसे सांप पसंद नहीं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये भौंकने वाला मेंढक है जो सांप पसंद नहीं कर सकता, हो सकता तो है। कोई भी मेंढक जो काट लेता है, कोई भी मेंढक जो काट लेता है, जरूरी नहीं है कि वो भौंके। बात सही है भाई, जरूरी नहीं ना, हमें क्या पता है इसके बारे में कि वो भौंक सकता है या नहीं, काट सकता है कि नहीं। तो दोनों ही अनुसरण कर रहे हैं, यानी निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही तर्क संगत हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। आपको दे रखा है CAFDIJ, मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX, यानी मेरा आंसर क्या आएगा? अब जरा सोचिए, क्या बहुत मुश्किल है ये? आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, आपने प्रश्न देखा और उत्तर आया, बस इतना ही तो आसान है। चलिए साहब, वर्षा जल संचयन जो है, पानी जो वर्षा से आता है, मिट्टी के क्षरण को कम करता है। बिल्कुल सही है, अगर आपने वो संचयन कर दिया है तो मिट्टी का जो क्षरण है, जो मिट्टी धीरे 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 कम होती जाती है, वो निश्चित रूप से कम होंगी। बिल्कुल सही है। जल के संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन महत्वपूर्ण नहीं है, यह तो बात ही खोटी है। केवल हमारा कथन सही है, कारण तो बिल्कुल फर्जी है। तो कथन सही है, ए सही है, आर गलत है, इसका आंसर सी आ जाएगा इसका उत्तर। अगले प्रश्न पे लिए चलता हूं मैं आप। टॉम ने कहा, टॉम और जेरी,
मुझे लगता है टॉम और जेरी है ये। देखें, जेरी की चाची मेरी माता के पिता की दूसरी पुत्री है। देखना, ये कौन है? टॉम। टॉम के माता के पिता, ये माता और ये पिता के दूसरी पुत्री है कौन? जो जेरी की चाची है। यानी जेरी भी कहीं इधर ही आएगा। चाची कह दो, मौसी कह दो, कुछ भी कह दो। क्यों? क्योंकि मेरी नानी को केवल 2 पुत्रियां हैं। तो जब 2 ही पुत्रियां हैं तो एक पुत्री ये होगी, एक पुत्री ये होगी। और ये जो है वो इधर की तरफ है, यानी जेरी की जो माता होगी, ये जेरी है, जेरी की जो माता होगी वही टॉम की भी माता होगी। क्यों? क्योंकि इसके चाची कह दो, इसे एक्चुअली मौसी कह दो, क्योंकि यहां अंग्रेजी में आंट लिखा है तो एक्चुअली यहां पे क्या आना चाहिए? मासी। तो उसकी जो मासी है, उसकी जो उसका क्या रिश्ता है? यानी ये जो कौन हो जाएगी? जेरी की माता का टॉम से रिश्ता। जेरी की माता का टॉम से क्या रिश्ता है दोस्तों? वो उसकी भी माता है, यानी कि मदर हो जाएगा इसका उत्तर। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। ध्यान से देखिएगा, समीकरण में गणितीय प्रचालक प्लस और डिवाइड को आपस में बदला जाए, यानी जो डिवाइड है वो प्लस बन जाएगा और जो प्लस है वो डिवाइड बन जाएगा। और पूरे समीकरण में 5 को 2 से बदला जाए, 2 - 11 भागित 1 गुणा 2/20। यहां बटा नहीं आएगा, यहां जोड़ आएगा 20। देखेगा 11 का तो 11 ही रह जाएगा, इसको तो छोड़ देते हैं अपन। 11 दूना, पहले इसको 22 करें, यानी 2 - 22 प्लस 20। 20 और इन दोनों को जोड़ दूं 22 हो रहा है, 22 - 22 शून्य आ रहा है, मेरा उत्तर भी बी आ रहा है। आप ध्यान से देखिएगा, 11 दूनी 22 हो गया, ये माइनस का 22 है, ये गलती मत करना, 22 और 20 को जोड़ मत देना, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो पहले ये दोनों जुड़ेंगे, 20 और 2 22, 22 में से 22 घट जाएंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़े, हमें देखना है कि अगला अंक क्या होगा। मैं इसको आराम से लिख दूं, एक बार लिखूंगा तो शायद समझ में फटाफट से आएगा। देखिएगा, यहां जो अंतर है वो 6 का है, यहां 8 का है, 10 का है। इसको अगर आगे लेके चलूं तो शायद 12 का होना चाहिए। 12 का अंतर होते ही 9 और 2 11, यानी यहां आ जाएगा 41। इसमें और इसमें अगर आप देखें तो 14 का अंतर है, और इसमें अगर आप देखें तो वापस से 16 का अंतर है, क्योंकि ये 55 है, ये 71 है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसका आंसर तो फिर क्लियर ही 41 है। क्यों? आप देख सकते हैं सीरीज के अंदर जो सीरीज चल रही है। तो यहां हमने देखा दोस्तों, एक पेपर और हमने पूरा कंप्लीट किया। वो देखते हैं दोस्तों। आपको दे रखा है एक अधिकतन है और एक कारण है। आपको देखना है आम जब पके होते हैं तो मीठे होते हैं। भाई सही बात है, आम जब कच्चे होंगे तो खट्टे होंगे, पके होंगे तो मीठे होंगे। आम मुख्य रूप से भारत में गर्मियों में उपलब्ध होते हैं। दोस्तों ये भी बात सही है कि आम जो है वो मुख्य रूप से भारत में गर्मियों में ही आते हैं, सर्दियों में आम आते नहीं है। भाई बात तो पहली जो लिखी है वो भी सही है, बात जो दूसरी लिखी भी वो भी सही है, बट जरा सोचिए क्या इस कथन जो दे रखा है उसका कारण ये है? मुझे ऐसा नहीं लगता। तो सत्य तो दोनों ही है, ए और आर दोनों ही सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। मेरा उत्तर जाता है इस बात पे कि बात दोनों ही सही कह रहे हैं लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है। चलिए अगले प्रश्न पे लिए चलूं, बहुत आराम से देखेगा। आपको दे रखा है 134 134 का कोड एज दे रखा है दोस्तों, 92706 का भी आपको इनर्ट दे रखा है। आपको इसका निकालना है। शायद क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ऐसा कोई भारी काम नहीं है, लेकिन मेरा तरीका अलग होगा। मैं इसका कोड नहीं निकालता हूं, आपको पता होगा अब तक तो मैं इसका कोड नहीं निकालता हूं। हम क्या करते हैं आपको पता है दोस्तों, मुझे ऑप्शन में देखना है, ध्यान से देखेगा।
भाई यहां अगर मैं देखूं तो ATING दे रखा है। दूसरा दोस्तों NGER दे रखा है। तो मुझे पहला और आखिरी कोड निकालते ही आंसर आ जाएगा। पहले मैं 0 का कोड निकाल दूं, 3 का कोड निकाल दूं, मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे दोस्तों? 0 का कोड देखें, यहां से दूसरे नंबर पे है 0, यहां से दूसरे नंबर पे है R, यानी मेरा R से शुरू होने वाला शब्द होगा। यानी ये तो कैंसिल हो गया 1, ये कैंसिल हो गया 2। मेरा प्रश्न R से शुरू होगा। अब देखते हैं 3 का कोड क्या है दोस्तों। 3 का कोड बीच वाला है, यानी एज का जी आएगा, यानी रेंजर भी नहीं आएगा। क्या ये मेरी बात समझ आ रही है? बस इतनी सी आपको बात समझनी थी कि मेरा आंसर रेटिंग आएगा। आप चाहे तो इसको और परख सकते हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा। मान लो चौथे का कोड निकालो, पहला दूसरा तीसरा चौथा 9। जरा देखें 9 किसका कोड है दोस्तों। 9 इसका पहला है, पहला इसका आई है और यहां पे भी आई है, मतलब मेरा आंसर एकदम परफेक्ट है। मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूं कि मैं बिना उत्तर निकाले उत्तर निकालने वाली बात कर रहा हूं। यानी हमें उत्तर नहीं निकालना है, हमें तो प्रश्न को देखना है, विकल्प को देखना है और उन विकल्पों में जो काम के नहीं है उन्हें हटाना है। अंग्रेजी में इसे एलिमिनेशन कहते हैं कि आपने विकल्प एलिमिनेट कर दिए अगर, तो आपका काम फटाफट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे ले चलूं मैं आपको, ध्यान से देखेगा। आपको दे रखा है कि सप्ताह के कुछ दिन के लिए PQRST ये 5 लोग एक कार्यालय में जाते हैं। वे यादृच्छिक क्रम में जाते हैं और एक व्यक्ति केवल एक ही पेशे का कार्य करता है। सप्ताह में केवल एक ही दिन कार्यालय जाता है। अब हमारे पास दोस्तों एक काम करते हैं, सबसे पहले तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, मुझे ऐसा लगता है यही 5 दिनों में कार्य होना चाहिए। अब इसके अलावा भी कोई दिन है अगर, मैं वापस से लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरु, शुक्र और शनि, मान लेते हैं ये 5 दिन अभी मेरे पास हैं। 6 दिन प्लम्बर प्रत्येक सोमवार कार्यालय जाता है, यानी सोमवार को प्लम्बर भाई साहब आते हैं। P एक इलेक्ट्रीशियन है, मंगलवार को भी नहीं, गुरुवार को भी नहीं। पहले तो यहां लिख दूं, मैं यहां पे अलग से लिखता चला जाऊं कि P जो है इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है ना। और वह कब नहीं जाता है दोस्तों? मंगल और गुरु को नहीं जाता है। ध्यान से देखेंगे अपन, यहां पे मंगल में नहीं जाता है और गुरुवार को भी P नहीं जाता है। आगे देखिए दोस्तों, T बढ़ई है, R प्लम्बर नहीं है। देखेगा T तो एक बढ़ई है और R जो है वो प्लम्बर नहीं है। R अगर प्लम्बर नहीं है तो यहां पे नहीं आ सकता है। गुरुवार को जाता है, वह डॉक्टर नहीं है। गुरुवार को जो जाता है वह डॉक्टर नहीं है। S मंगलवार और T उसके अगले दिन, यानी यहां S मंगलवार को आ जाएगा, T उसके अगले दिन जाएगा। T बढ़ई है, ये आपको दे रखा है। चलिए साहब, तो आपको जो इंफॉर्मेशन दे रखी थी, S मंगलवार को काम करता है, T अगले दिन काम करता है, गुरुवार को एक डॉक्टर नहीं है, T एक बढ़ई है, R प्लम्बर नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जो दे रखी थी वो आपने लिख दी। अब आपको देखना है कि कौन सी चीज आप कहां पुट कर सकते हैं। देखिएगा, P इलेक्ट्रीशियन है, मंगल और गुरु को जाता नहीं है। P इलेक्ट्रीशियन है, मंगल और बुध को नहीं जाएगा, तो वो कब जाएगा दोस्तों? देखिएगा, ये तो हम यहां से कैंसिल कर देते हैं। हम ये समझते हैं कि इन्हें 5 ही दिन कर दिए जाएं ये वाले, क्योंकि शुक्र शनिवार के बारे में कुछ दे नहीं रखा है हमें। तो मेरे पास P को लगाने का यही एकमात्र ऑप्शन है कि P इलेक्ट्रीशियन यहां आ जाएगा, और तो मैं कहीं लगा ही नहीं सकता। यहां डॉक्टर ने मना कर दिया है तो डॉक्टर को यहां भेज देते हैं हम। यहां अगर आप ध्यान से देखें तो R का यहां पे मना है तो R इधर आ जाएगा। अब हमारे पास बचता क्या है?
दोस्तों यहां पे तो एक ही हमारा कुछ बचा कुक, वो यहां आ जाएगा। यहां अगर मैं देखूं तो बचा क्यू, वो इधर आ जाएगा। तो अगर मैं फाइनल आपको बताऊं तो यहां प्लम्बर है, डॉक्टर है, बढ़ई है, कुक है और इलेक्ट्रिशियन है, पी है, आर है, टी है, एस है और क्यू है। बस आपको प्रश्न में ये क्लियर नहीं था कि सोमवार से बुध मंगल गुरु शुक्र शनि, शनि लेना है या नहीं लेना है। मैंने लेके देखा था, फिर मेरे को लगा कि जब ऐसा कोई भी बात नहीं लिखी है, मैंने हाथ के हाथ उसे हटा दिया। हटाते ही सही मेरा आंसर फाइनल हो गया। कौन से दिन डॉक्टर कार्यालय में जाता है? आप देख लीजिए, डॉक्टर कार्यालय में कब जाएगा दोस्तों? मंगलवार को जाएगा। दोस्तों प्लम्बर कौन है? प्लम्बर क्यू है, ये देखिए साहब, पहला ही ऑप्शन है। जोड़ा सही है। क्या सोमवार को इलेक्ट्रिशियन है? नहीं है साहब। क्या मंगलवार को बढ़ई है? डॉक्टर है साहब। क्या गुरुवार को कुक है? बिल्कुल है साहब। क्या शुक्रवार को डॉक्टर है? नहीं है साहब। तो आप देख सकते हैं मेरा जो उत्तर है वो तीनों के तीनों आ गए। हमने कुछ भी नया नहीं किया दोस्तों, जो दे रखा है ना, मैं बस उसको यहां लिखता चला गया, लिखते लिखते से आंसर आ गया। बस यही करना है आपको परीक्षा में भी। बहुत सिंपल सी पजल्स आएंगी और हमें जरूर करनी है, हमें उन्हें छोड़ना नहीं है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। आपको बताना है कि इनमें से अलग कौन सा है, भिन्न कौन सा है। जरा देखें हम दोस्तों। ईसीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। मेरी बात को सुनेंगे आप, समझेंगे। ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। आपने देखा होगा कि एक तरीका होता है जहां पे आपके बैंक से, मान लो आपको हर महीने का कोई ब्याज चुकाना है तो पैसा अपने आप चला जाता है, या फिर आपके सैलरी में हर महीने इस तारीख को पैसा आना है, वो अपने आप आ जाता है। तो ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस है जो इलेक्ट्रॉनिकली ही संभव है। ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉनिकली ही संभव है, अपने आप हर महीना पैसा जाना या आना। दोस्तों दूसरा है आरटीजीएस। आरटीजीएस का मतलब है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी रियल टाइम पे आपको पैसा इलेक्ट्रॉनिकली, यानी पैसा कंप्यूटर के माध्यम से, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। दोस्तों एनईएफटी जिसे हम कहते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये भी एक तरीका है जहां आप पैसा हमेशा भेजते हैं। लेकिन ईएमआई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ध्यान से देखिएगा, इक्वेटेड इसका फुल फॉर्म होता है मंथली इंस्टॉलमेंट। हर महीने का जो पैसा आपके उससे कटना ही कटना है, हर महीने का इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट इसे हम कहते हैं। जरूरी नहीं है ये ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, किसी भी तरीके से हो सकता है। तो इन सब में अगर अलग कोई है तो वो ये ईएमआई है। दोस्तों सूरज अगर एक स्टार है तो मून क्या है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए, मून एक तरह का उपग्रह है। हम इसे ग्रह नहीं कह सकते, इसे हम तारा नहीं कह सकते। सूरज की रोशनी को वापस रिफ्लेक्ट करता है, तो उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सैटेलाइट है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां पे देखेंगे आपको दे रखा है सैम राम से अधिक सोता है। ये हमारा सैम है जो राम से अधिक सोता है, और राम प्रतिदिन केवल 5 घंटे सोता है। ठीक है साहब। शाम 8 घंटे तक सोता है, जो सैम की तुलना में 2 घंटे कम है। दोस्तों श्याम जो है वो 8 घंटे है और सैम की तुलना में भी कम है। तो आप देख सकते हैं सैम इधर आ जाएगा, श्याम इधर आ जाएगा, और वो 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सैम जो है, श्याम जो है, सैम के देखते हुए तुलना में 2 घंटे कम है। सैम 6 घंटे तक सोता है, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। राम को नींद की बुरी आदत है, ये तो बिल्कुल भी नहीं कह सकता। तो एक्चुअली इन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, दोनों ही तर्क संगत नहीं है साहब। आगे चलते हैं दोस्तों। आपको कहा है माइनस और भाग को अगर बदल दिया जाए, कोशिश करते हैं दोस्तों। 15 गुणा 4 यहां पे है, प्लस 15 भाग देना है 11 गुणा 33 और माइनस 98। ध्यान से देखेगा, माइनस के 98 हैं यहां पे। क्यों ऐसा हुआ दोस्तों? क्योंकि माइनस और भाग को बदलना था मुझे। तो मैं ऐसा समझ पा रहा हूं कि इसको 3 से कर दिया मैंने,
15 चौके को 15 तिया से माइनस जोड़ना है, यानी 15 इंटू 5 ही करना है, और 15 इंटू 5 करना है तो सिंपल तरीका है दोस्तों, आप देखिएगा 15 इंटू 5 नहीं, 15 इंटू 7 करना है, और 15 इंटू 7 होता है 135। देखते हैं दोस्तों वापस से इसको करके, 15 सत्ते 105, सॉरी 15 सत्ते 105, वापस देख लें फिर भी हम। 15 चौके 60 होते हैं, 15 तिया 45 होते हैं, और माइनस के 98 होते हैं। तो आपको मैंने जैसे कहा था यहाँ 105 होगा, माइनस का 98 होगा, तो 5 इधर के 2 इधर के 7 मेरा उत्तर आएगा। ये लीजिए साहब आ गया। अगले प्रश्न पे लिए चलते हैं दोस्तों। कथन और कथन के साथ निष्कर्ष दे रखे हैं। आप देखिएगा कथन निष्कर्ष वाले प्रश्नों को मैं बहुत ही एकदम सरल तरीके से, आसान तरीके से प्रश्न को कर रहा हूं। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बहुत सही है। कैंसर कारणों में से एक भी है, बिल्कुल ठीक है। सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषिद्ध कर रखा है, बिल्कुल ठीक है ये भी। धूम्रपान से कैंसर होता है, बिल्कुल, हम खुद ही कह रहे हैं कारणों में से एक है तो मतलब इससे होता है। सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अरे भाई इसके बारे में हम अभी नहीं कह सकते। सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान मना कर रखा है, बिक्री ही बंद कर देनी चाहिए। इन दोनों से तो नहीं, मेरी इच्छा है वो एक अलग बात है कि भैया बंद कर दो, सबका भला होगा, लेकिन हम कह नहीं सकते सरकार की दृष्टि से। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल जो पहला निष्कर्ष है वो तर्कसंगत है। यहां देखें दोस्तों, एक महिला को देखते हुए जॉय ने कहा, ये जॉय है मेरे भाई, चलिए साहब, वह मेरी मां की सास, सोचिएगा मेरी मां की जो सास है, यानी कि मेरी सास का मतलब, मेरी मां की सास का मतलब हो गया मेरे पिताजी की मम्मी हो गई, यानी मेरी दादी हो गई है, के पति की मां है। ध्यान से देखिएगा, सास के भी पति, ये सास है, इसका ये पति है, और उसकी भी मां है, ये यहां पे है साहब। तो उस महिला का जॉय के पिता से, जॉय के पिता की मम्मी, जॉय के पिता की दादी, यानी ग्रैंड मदर इसका आंसर होगा। उस महिला का जॉय के पिताजी से क्या रिश्ता है? ये बात समझ आ रही होगी दोस्तों आपको। नहीं आ रही तो एक बार रिश्ते वाला पार्ट वापस बना लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। जॉय ने क्या कहा, वह जो लेडी है मेरी मां, ये इनकी मां है, मां की सास का मतलब हो गया उसके पति की मम्मी, सास हो गया, और सास के पति उसके पापा हो गए, उसकी भी मम्मी है ये। आप देखिए फटाफट से बना दिए हम। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आपको दे रखा है कि सेल्फी के लिए LXEYBX है, तो जरा सोचें फिजिक्स के लिए क्या होगा। देखें, एक चीज समझ आ रही दोस्तों मेरे को, E के लिए X आ रहा है, E के लिए वापस से X आ रहा है, S के लिए L आ रहा है छोटा है, L के लिए E आ रहा है छोटा है। हम एक काम करते हैं बहुत सिंपल सा, हम इनकी वैल्यू लिख देते हैं, SEL FIE, ये यहां पे दे रखा है, LXEYBX। मेरी बात को समझिएगा। S दोस्तों आता है आपका 19 पे, ये आता है आपका 12 पे, ये आता है 5 पे, ये आता है आपका 24, ये आता है 5 पे, ये आता है आपका 12 पे, ये 6 पे, 25 पे, ये 9 पे, तो ये आता है आपका 2 पे, ये आता है 5 पे, तो ये आता है 24 पे। अब देखिएगा, मैं ऐसा देख पा रहा हूं कि 19 में से 12 घटाइए, मेरे पास 7 आ रहा है, 12 में से 5 घटाइए तो भी मेरे पास 7 आ रहा है, 9 में से 2 घटाइए तो भी मेरे पास 7 आ रहा है, 5 में से उल्टा चल के 7 घटाइए तो 5 तो ये घट गए और Y और Z भी घट गया तो X आ रहा है। यानी एक्चुअली तो हर जगह माइनस का 7 ही हो रहा है। आप देखें 6 में से 7 घटाने, तो 6 में से 6 तो घट गए, एक Z भी घट गया तो पीछे Y बचेगा, 5 में से 7 24 आ ही रहा है। तो कुल मिला के अगर फिजिक्स को निकालना है, मैं अभी फिर कहूंगा आपको, मुझे उत्तर नहीं निकालना है कि हर एक में से माइनस करके क्या आ रहा है, मैं जो अवेलेबल आंसर है उनको देखूं
यहां पे अगर आप देखें IAR 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 IAR, ये तो क्लियर ही हो गया। अब मेरे पास बचता है S। आपको ध्यान है S का आता है L, तो S का L आएगा यानी ये तो गलत हो गया, S का L आएगा यानी ये भी गलत हो गया। अब बचते हैं ये दोनों। दोस्तों L तो ठीक है, बस इस V का ही देखना है मुझे। V आ रहा है C के लिए, C के लिए J तो आ ही नहीं सकता क्योंकि C से आगे बढ़ के J आता है, हमें पीछे की तरफ चलना है जो कि V आएगा। मेरा उत्तर A आएगा। क्या ये बात समझ आ गई आप? देखिएगा, आराम से समझिएगा। SWEET के लिए जो हमारे पास कोड है XAHGU, तो आपको पूछा है हॉर्स का कोड क्या है। दोस्तों ज्यादा तो नहीं समझ आई, लेकिन एक बात आई, T के बाद U आता है, E के बाद F लगाओगे तो G आएगा, E के बाद F और G लगाओगे तो H आएगा, W के बाद X Y Z तीनों खत्म हो जाएंगे तब A आएगा, और S के बाद U V W और X आएगा। T U V W और X आएगा, यानी इसके बीच में कोई गैप नहीं है। एक गैप है, दो गैप है, तीन गैप है और चार गैप है। मुझे हॉर्स का आंसर निकालना है, जरा समझिएगा। मुझे हॉर्स का आंसर निकालना है तो मेरे को ऑप्शन में से अगर चेक करना है, ध्यान से देखेगा, मेरे पीछे के जो दो है ना, पहले इनको चेक कर लूं, मेरा आधा काम हो जाएगा। E के बाद F आता है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। STU आता है, ये भी गलत हो गया। अब मेरे पास बचे ये दोनों। दोस्तों इन दोनों के लिए इस वाले की बात करते हैं अपन, है ना। आप देखेंगे, या इसकी बात कर लो या इसके और पड़ोस वाले की बात कर लो। ध्यान से देखो, यहां E के बाद F आया, STU आ गया, R S और T, अब U आना चाहिए, V तो आना ही नहीं चाहिए, ये इधर आ जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने सभी के आंसर नहीं निकाले, मैंने ये देखा कि भैया उल्टे चलते जाओ, ऑप्शन हटाते चले जाओ, ऑप्शन हटाते चले जाओ, इसका आंसर आ गया हमारे पास। सॉरी ये नहीं, ये आ गया हमारे पास। देखें जरा इसे, मुझे ये समझ आ रहा है, जिसमें 16 भी दे रखा हो, 64 भी दे रखा हो, 9 भी दे रखा हो और 8 भी दे रखा हो। दोस्तों 8 मुझे ध्यान है कि 2 का क्यूब होता है और 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है। ये 3 का स्क्वायर होता है तो ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है तो ये 1 का स्क्वायर होता है, ये 1 का क्यूब होता है। यहां जो निकालना है वो निकाल देंगे। यहां तो 4 का स्क्वायर आ गया और यहां 4 का क्यूब आ गया। आप देखिए जरा, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27। जरा उत्तर देखें आप लोग। बात समझ में आई होगी आपको, शायद बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं लगा होगा। चलिए आगे देखें हम। दोस्तों मां की आयु 43 वर्ष की थी, तो मां और पुत्र के बीच में 21 वर्ष का अंतर था। पिता मां से 3 वर्ष बड़े हैं, पिता की आयु 50 वर्ष होगी, तो पिता और पुत्र की आयु का अंतर कितना होगा। एक चीज आप देखिएगा, आज x और y के बीच में मान लेते हैं 21 वर्ष का डिफरेंस है। जरा समझिए मुझे, 10 वर्षों के बाद, 10 वर्षों के बाद x और y की उम्र में कितना अंतर होगा, जरा बताएं। x भी 10 वर्ष बड़ा होगा अपने आप से, y भी अपने आप से 10 वर्ष बड़ा होगा, तो जो अंतर है बीच का 21, वो 21 ही रहेगा। ये बात बहुत जरूरी है समझनी, रीजनिंग की दृष्टि से। कुछ भी कर लो, आज अगर इन दोनों की आयु में 21 वर्ष का डिफरेंस है, तो कितने भी वर्षों तक आगे बढ़ जाओ 21 वर्ष का ही डिफरेंस रहेगा। जब पुत्र और मां के बीच में 21 वर्ष का अंतर है और पिताजी 3 वर्ष बड़े हैं, यानी पुत्र और पिताजी में 24 वर्ष का अंतर होगा। क्या यह बात समझ आ रही है कि नहीं? पुत्र और मां के बीच में 21 वर्ष का अंतर है, मां से और ज्यादा बड़े हैं पिताजी 3 वर्ष, तो 24 वर्ष का अंतर हो जाएगा। अब आज पुत्र और पिता में 24 वर्ष का अंतर है, कितने ही वर्षों बाद चले जाओगे 24 वर्ष का ही अंतर रहेगा, यानी इसका उत्तर आएगा 24।
ध्यान से देखिएगा, इसको भी करने का प्रयास हम करें दोस्तों। एन और ए तो बहुत दूर है, क्यू और डी मुझे जो समझ आ रहा है मैं आपके साथ एक बार साझा करूं। ए के बाद बी और सी छोड़ा मैंने, डी आया। डी के बाद अगर मैं ई और एफ को छोड़ूं तो जी आ जाए। जी के बाद एच और आई छोड़ूं तो जे आ जाए। जे के बाद के और एल छोड़ूं तो एम आ जाए। और एम से एन पे आ गए अपन, देखिएगा। एन के बाद ओ और पी को छोड़ूं क्यू आ जाए। क्यू के बाद आर और एस को छोड़ूं शायद टी आ जाए। टी के बाद यू और वी को छोड़ूं डब्ल्यू आ जाए। और डब्ल्यू के बाद एक्स और वाई को छोड़ूं जेड आ जाए। तो शायद मैं छोड़ छोड़ के अपने उत्तर तक पहुंच जाऊंगा। मेरा उत्तर टी और जी आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। एस का अर्थ है प्लस और ये बहुत सारे अंतर दे रखे हैं, अपने को तो उत्तर निकालने से मतलब है। 21 एस, एस का मतलब है प्लस 1। यू का अर्थ है भागित, यानी 1/7 कर दिया भाई। एल का अर्थ है आपका गुणा, यानी यहां हमने गुणा 15 कर दिया। यू का अर्थ है 6 भागित कर दिया साहब। फिर एल का अर्थ है 14। एल का अर्थ, एल का मतलब है गुणा, यहां पे 14 कर दिया। और के का अर्थ है 55, यानी माइनस के 55 कर दिया भाई। जरा देखें हम, 7 को यहां से भागित करूं तो दोस्तों 2 आएगा। 2 को यहां से कट करूं तो 3 आएगा। और 3 को यहां से कट करूं तो 5 आएगा। तो नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, ऊपर केवल 5 बचा। 5 और 21 को एक बार जोड़ते हैं तो होते हैं 26। और 55 माइनस के हैं, तो 55 में से 26 जाएं एक बार तो पता चले। तो दोस्तों आएगा 29, वो भी माइनस का, यानी माइनस का 29 मेरा उत्तर होगा। मैंने जो किया है आपके सामने बिल्कुल अच्छे तरीके से। दोस्तों कोशिश ये है कि रीजनिंग यानी तर्क शक्ति को जितना आसान बिना हड़बड़ाहट करेंगे उतना बेहतर है। चलिए आगे बढ़े हम। बामी, देखिएगा बहुत बढ़िया प्रश्न लग रहा है मुझे आपके सामने। बामी इंदु के भाई की बेटी है। देखिएगा ये इंदु है, उसका एक भाई है, उसकी बेटी है बामी। इंदु की एक बहन है चंदा, और भाई है गोपाल। तो बताइए बामी का गोपाल से क्या रिश्ता है? अरे भाई बामी का गोपाल से, बामी बेटी है, ये गलती मत करिएगा आप कि बामी जो है बेटी है, पिता नहीं है। पिता तो गोपाल है। बामी का गोपाल से यानी बामी का रिश्ता क्या है? बामी बेटी है। चलिए आगे देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न आया दोस्तों। निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और आधारित सवालों का जवाब दें। बच्चों को रंग के अनुसार ये पसंद है, ये आपको दे रखा है। कितने बच्चों को भूरा और सफेद दोनों पसंद है? देखिए जरा, भूरा और सफेद, लेकिन काला नहीं है। अब काला कौन सा है दोस्तों? ये हटा दो। तो एक्चुअली इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है। बचा ही नहीं है मतलब इसका उत्तर आएगा कोई नहीं। एक भी ऐसा नहीं है जिसको भूरा सफेद दोनों पसंद है लेकिन काला पसंद ही नहीं है। जिन बच्चों को भूरा पसंद है, ये देखिए साहब, भूरा पसंद है। जिन लोगों को काला पसंद है, ये काले वाले लोग हैं। उनका अनुपात क्या है देख लेते हैं साहब। 50, 30 और 20, 30 और 20 50 और 50 100। अनुपात करना है हमें काला रंग। काला रंग जरा देखें, गोले में है। गोले में है 50 और 30, 100 और 10, 110 और 10, 120। 100/120 हो गया दोस्तों 5 बार, 6 बार। 20 का अगर मैं देखूं 5/6 इसका उत्तर आ जाएगा। बहुत ही सरल तरीके से मेरा प्रयास है कि आपको बता पाऊं। जिन बच्चों को काला पसंद नहीं है, उनका काला पसंद नहीं है। पहले तो ये देखो काला किस किस को पसंद नहीं है भाई। काला पसंद नहीं है, ध्यान से देखेगा। ये और ये 100 और 20 और 30, 30 30 50, 150 ऐसे लोग हैं जिनको काला पसंद नहीं है। जिन बच्चों को केवल काला और सफेद पसंद है, केवल काला और सफेद, देखिएगा
केवल काला और सफेद, काला और सफेद, देखिएगा काला और सफेद मिला के अगर मैं देखूं तो ये वाला पोर्शन आएगा, आपको समझना है। ये केवल काला है और केवल सफेद है। यहां पे केवल काला और केवल सफेद नहीं लिखा हुआ है, काला और सफेद लिखा हुआ है, तो काला और सफेद जो आएगा वो यहीं पे आएगा, क्योंकि उसमें से भूरा हटाना पड़ेगा। माफी चाहूंगा, ये हटाना के ये वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि केवल काला और सफेद, ये तो है आपका काला, ये है आपका सफेद। अच्छा सॉरी, हम गलत ही चीज को ले रहे हैं। देखिए ये है आपका काला सफेद, ये है आपका काला, तो केवल काला और केवल सफेद तो यही जगह है, क्योंकि इसमें भूरा हटाना है, यानी 50 आ जाएगा। तो अगर आप देखें इसका आंसर आ जाएगा 3:1। क्यों दोस्तों? क्योंकि मुझे इसको तो लेना ही नहीं था, इन दोनों को भूलना था, क्योंकि केवल केवल दोनों जगह नहीं दे रखा है, तो सिर्फ यही एक जगह दे रखा है। चलिए अगले प्रश्न पे ले चलो, देखिएगा ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ए जो है डी का भाई है, डी जो है श्रीमती सी का पुत्र है, बी जो है सी का पिता है। ए का बी से क्या संबंध है? देखिए जरा, ए का बी से क्या संबंध है? कुछ भी नहीं, ग्रैंडसन हो जाएगा भाई। ये और ये दोनों भाई हो गए, इसकी मम्मी के पिता इसके नाना हो गए, नाना हो गए तो ये नाती पोता हो गया, ग्रैंडसन इसका उत्तर हो गया। बात समझ में आ ही रही होगी आपको। वापस एक बार दिखा दूं आपको किस तरीके से हमने बनाया था। डी का भाई है ए, ये आपको दे रखा है, इसके बारे में नहीं दे रखा है, ये एक बार मिटा दो। डी जो है श्रीमती सी का पुत्र है और बी सी के पिता हैं। आपको बताना है ए का बी से संबंध, ए का भाई की मम्मी, ए की मम्मी, ए की मम्मी के पापा, ए के नाना, तो इसका हो जाएगा नाती, नाती पोता दे रखा है ए में। एक कॉल सेंटर में मानदंड के लिए उम्मीदवारों की भर्ती हो रही है। उम्मीदवारों ने कम से कम 10वीं को प्राप्त किया हो, अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद वाक्पटु होने चाहिए, उम्मीदवारों को दिन और रात दोनों पाली में काम करने के लिए तैयार होना चाहिए, सीता एक स्नातक है यानी 10वीं पास है, हिंदी और अंग्रेजी में वाक्पटु है, दिन की पाली में ही काम कर सकती है, घर भेज दो इसे, अंग्रेजी तमिल और हिंदी में वाक्पटु है, दोनों पालियों में भी काम कर सकती है, लेकिन कभी शिक्षा नहीं ली, 10वीं पास नहीं हुई, घर भेज दो इसे, अंग्रेजी और हिंदी दोनों अच्छी तरह से बोलती है, दिन के साथ रात को भी काम कर सकती है, और 12वीं कक्षा प्राप्त कर रखी है यानी 10वीं पास है। तो मेरा उत्तर तो स्मिता आ गया। फिर भी हमारा कोशिश है कि अगला वाला भी देख लें दोस्तों। सविता दोनों पालियों में काम कर सकती है, 65% गुण प्राप्त करके वह 10वीं को प्राप्त कर दी है, हिंदी और मराठी जानती है, अंग्रेजी का पता नहीं है, इसको भी घर भेज दो, केवल मात्र स्मिता यानी सी को पास करेंगे हम। तो यहां हमारा एक और प्रश्न पत्र पूरा समाप्त हो जाता है। जहां पे हमें दे रखा है कि यह चित्र में समाज में ऐसे लोगों की संख्या को दर्शाता है जो बॉलीवुड के स्टार ए, बॉलीवुड का स्टार बी और सी को पसंद करते हैं। तो जितने स्टार ए को पसंद करते हैं वो सारे के सारे आपको त्रिभुज में दे रखे हैं, जितने स्टार बी को पसंद करते हैं वो सारे के सारे इस आयत में दे रखे हैं, और जो स्टार सी को पसंद करते हैं वो सारे के सारे इस वर्ग वृत्त में दे रखे हैं। दोस्तों ये सबसे पहली चीज है जो आपको दे रखी है। एग्जाम में क्या करना है ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए समझाया है, एग्जाम में ये सारी चीजें बहुत गौर से ध्यान से नहीं पढ़नी है। आप सिर्फ एक बार ये लाइन देख लीजिए, आपको इसको भी डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार इधर नजर मार ली बस। आपका काम होना चाहिए सीधा जल्दी से जल्दी प्रश्न नंबर 200 पे आए। जो केवल स्टार बी को पसंद करते हैं दोस्तों,
केवल स्टार बी, केवल स्टार बी ये 80 है और ये 10 है, यानी कि केवल स्टार बी तो है 90। बात को समझिएगा, केवल स्टार बी यानी कि केवल आयत में आई हुई संख्या को जोड़ देते हैं हम। उनका केवल स्टार ए से अनुपात निकालना है, केवल स्टार ए। दोस्तों स्टार ए आपको दे रखा है त्रिभुज में, आप इस 30 को कृपया मत जोड़ दीजिएगा 50 से, अकेला 50 रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। पुनः कह रहा हूं, ये 30 को 50 से मत जोड़िएगा, ये 30 अलग है, ये 30 केवल वाला नहीं है। आप देख सकते हैं त्रिभुज में केवल वाला पार्ट केवल 50 है, यानी 90 अनुपात 50, 0 से 0 कट गया, 9 अनुपात 5। क्या ऐसा कोई ऑप्शन हमें नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 9 अनुपात 5 कह दें या 9/5 कह दें, अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है। तो आपने देखा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण एक बात मैंने समझाई, जहां केवल दे रखा है उधर केवल की ही बात करेंगे, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। चलिए अगले प्रश्न में ले चलता हूं दोस्तों। जो लोग सभी तीनों स्टार को पसंद करते हैं, सभी तीनों स्टार को पसंद करने का मतलब है एक ऐसा भाग आपको ढूंढना है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, एक ऐसा भाग आपको ढूंढना है जहां पे तीनों जो हमारे फिगर है, आरेख हैं, वो कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं। ये अकेला आयत है, ये आयत और त्रिभुज है, ये आयत और वृत्त है, यही एकमात्र ऐसा भाग है जो तीनों में आ रहा है। तो पुनः देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। वह लोग जो सभी तीनों स्टार को पसंद करते हैं और जो केवल सितारे बी और सी को पसंद करते हैं। दोस्तों केवल सितारे बी और सी, क्या अंतर है? केवल सितारे बी और केवल सितारे सी, दोनों जगह केवल लगा हो, केवल सितारे बी व सी लिखा हो, इन दोनों में क्या अंतर है? अगर दोनों जगह यहां भी केवल लगा हो और यहां भी केवल लगा हो, मतलब आपको जो केवल बी वाले हैं और जो केवल सी वाले हैं उनको जोड़ना है। और यहां लिखा है केवल सितारे बी और सी, केवल सितारे बी और सी का ध्यान रखना है कि आपका आयत और वृत्त जहां मिल रहा है, आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका आयत है और ये वृत्त है, केवल मात्र यहीं पे मिल रहा है, यानी 150। उसका क्या पूछा है उसने? अंतर पूछा है। तो अंतर अगर पूछा है तो -20 कर लीजिए, इसका अंतर 130 आ रहा है। क्या हमारे पास ये ऑप्शन में है? बिल्कुल एक विकल्प है हमारे पास। आपने समझा, बहुत जरूरी, दोनों जगह केवल नहीं लगा हुआ है, केवल एक जगह पे ही लगा हुआ है। तो जब केवल एक ही जगह पे लगा हुआ है मतलब उन दोनों को जोड़ देना है, यानी बी और सी को जोड़ते हुए केवल कौन है? वो है ओनली 20। चलिए इस वेन आरेख का आखिरी प्रश्न है, जो दोनों स्टार ए और बी को पसंद करते हैं। देखें जरा, दोनों स्टार ए और बी को कौन पसंद करता है? स्टार ए और स्टार बी को दोनों को पसंद करने वाली तो जगह केवल यही है, यानी 30 आएगा। उनका जो केवल सी को पसंद करते हैं, जरा देखें केवल सी को कौन पसंद करता है? केवल सी को केवल 100 है, तो यहां पे 30/100 हो जाएगा। ऐसे अगर कहें तो 3/10 हो जाएगा। क्या यहां पे 3/10 कोई ऑप्शन है हमारे पास? ये रहा हमारे पास। तो आपने देखा मित्रों किस तरीके से केवल शब्द का प्रयोग करना और केवल शब्द का भी प्रयोग कहां होना, उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। एग्जाम में ये प्रश्न आएगा और आपको जरूर करना है। ये बहुत अच्छा और आसान प्रश्न है। चलिए लिए चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। ध्यान से अगर आप देखें तो आपको कहा है भैया गुवाहाटी से हमने ये लिखा है, तो बताइए चंडीगढ़ से कैसे क्या लिखेंगे? यही करना है हमें ना। तो मुझे क्या समझ आ रहा है दोस्तों, ऐसा कुछ समझ आ रहा है, देखिएगा एफ के बाद दे रखा है जी, EFG, टी के बाद दे रखा है यू, वी के बाद दे रखा है W, Z के बाद दे रखा है A, G के बाद दे रखा है H, यानी कि चंडीगढ़ का उत्तर -1 लगा के होगा। आप देखिएगा गुवाहाटी के अंदर कोई भी अक्षर उठा के देखें, यहां A है तो A में से एक कम कर दो Z होता है, यहां I है तो I में से एक कम कर लो H होता है। अब ये हमें समझ आ गया है कि कोडिंग किस प्रकार की है। समझिए मेरी बात को, अगर ये समझ आ गया है कि कोडिंग किस प्रकार की है,
तो बाकी वाला काम तो आसान हो जाता है। काम आसान क्या हो जाता है, हमें अब उत्तर नहीं निकालना है। मेरी बात को समझिएगा, मुझे उत्तर नहीं निकालना है। क्यों? अरे उत्तर तो निकाल के 4 दे दिए आपके सामने मेरे भाई। आपको देखना है इन चारों में से सही कौन सा है, यही तो करना है। हमें अब उत्तर नहीं निकालना है, उत्तर तो दे रखा है, इन चारों में से सही कौन सा है बस यही निकालना है ना। तो आप ध्यान से देखेंगे, आप ये पाएंगे BGZM, 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 करीब करीब चारों में ही BGZM तो सेम आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से ZQC आ रहा है, ZQC आ रहा है और ZQC आ रहा है। तो सबसे पहले तो एक डाउट चेक करने के लिए कि भैया यहां E आ रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे पास पीछे से तीसरे नंबर पे A है। A है अगर तो Z ही आएगा, यानी विकल्प नंबर C तो खत्म हो गया। ठीक उसी प्रकार से पांचवा अक्षर यहां C आ रहा है, बाकी दो जगह C और H दोनों आ रहे हैं। तो जरा चेक करें पांचवा अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, D में से एक कम करना है जो कि C होता है, C होता है, H तो नहीं होता है। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे शायद। मैं अब विकल्प में केवल 2 ही जगह रह गया हूं, या तो A आएगा या D आएगा। और उसमें भी देखें Z से पहले यहां F है, Z से पहले यहां E है, यानी पीछे से चौथे नंबर वाला, पीछे से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब Z में से अगर एक G में से एक कम करता हूं तो EFG, यानी E नहीं आएगा, ये भी कट हो जाएगा। बचा क्या दोस्तों? केवल पहला। आप देखेंगे एक्चुअली और पाएंगे कि चंडीगढ़ का पूरा उत्तर निकालने में बहुत सारा समय लगेगा। ये जो मैंने तरीका अभी किया, ये तो चूंकि आपको समझाना था, बताना था, इसलिए समय लगा। स्वयं अगर आप इसे करते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, बहुत ही आसान तरीके से आप चुटकियों में ये प्रश्न कर जाएंगे। बस आपको मेरा तरीका समझ आना चाहिए। मैं पुनः दोहराऊंगा इस बात को, अच्छे से समझाने की बात करूंगा कि आप इस बात को समझें। मुझे उत्तर नहीं निकालना, उत्तर दे रखा है आपके सामने, आपको देखना है ये 4 उत्तर में से सही उत्तर कौन सा है। यही तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में मजा है। चलिए लिए चलता हूं अगले प्रश्न पे। आपको देखना है नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए कौन सा संकेत आपस में बदला जाएगा। कौन सा संकेत? यहां पे मुझे लगता है ये प्लस होगा, क्योंकि बहुत सारे डिवाइड होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, और प्लस में तो कोई बदलाव ही नहीं कर पाएंगे। अब अगर मैं देखूं तो ऑप्शन में आपके पास एक भी डिवाइड को बदलने का तो नहीं है ऑप्शन। अब जब बदलने का ऑप्शन ही नहीं है तो इसको कैसे करेंगे? जरा इसको ध्यान से देखें हम। एक काम करें, किसी को भी बदल के एक बार कोशिश किया जा सकता है। एक बार इस प्लस की जगह गुणा आएगा तो मुझे लगता है बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी। तो माइनस और प्लस को, मतलब प्लस को एक बार के लिए ना बदलें और प्लस को गुणा से तो बिल्कुल भी ना बदलें। एक काम करते हैं, गुणा को माइनस से बदल के देखते हैं। जरा देखें एक बार, 4 गुना 13/7 जोड़ 6/7, और यहां जो गुणा है वो माइनस बन जाएगा -1। सिर्फ एक ट्रायल है कि हम ये प्रयास कर रहे हैं कि क्या पता ये उत्तर आ जाए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, 13 और 6 तो हो गए 19, यानी 4 गुणा 19/7 में से एक आप अगर कम कर देते हैं, संभावना बड़ी कम है क्योंकि 19 को 4 से गुणा कर भी दोगे तो वो 7 से भागित नहीं जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसके उत्तर आंसर आएगा। एक बार के लिए इसको छोड़ देते हैं। चलिए, अगर मैं प्लस और माइनस को बदलूं, ध्यान से देखेगा, प्लस और माइनस को बदलूं, एक बार वो भी कोशिश कर लेते हैं। 4 जोड़े 13/7 माइनस 6/7 और गुणा 1 ही दे रखा है आपको। तो आपने क्या किया? प्लस और माइनस को चेंज किया। इधर मैं अगर देखूं तो 13 में से 6 गए, 7 बचे, तो मेरे पास बचता है 4 7/7 और गुणा 1। 7/7 होता है 1, यानी 4 और 1 को मैं जोड़ता हूं तो आंसर आता है 5, और यही मुझे उत्तर चाहिए।
यानी कि मैंने केवल मात्र प्लस और माइनस को ही बदलना है। दोस्तों ये हिट एंड ट्रायल है, हो सकता है आपको चारों ट्राई करने पड़े, हो सकता है पहले या दूसरे में उत्तर आए। मैंने ऊपर से देखा एक बार और समझने का प्रयास किया कि यार गुणा को मैं प्लस से अगर बदल दूंगा तो शायद यहां गुणा आ जाएगा, और यहां गुणा आते ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी जो कि 5 तक नहीं पहुंच पाएगी। मुझे लगा कि शायद मैं इससे काम चला लूं, कोशिश भी की, बट मुझे लगा ये बहुत बड़ा वर्ड आ जाएगा। यहां पे किया और आंसर आ गया। चलिए लीजिए अगला प्रश्न देखिए आप। दोस्तों ये फकत अंग्रेजी का प्रश्न है, इसमें रीजनिंग का बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। माना ये रीजनिंग के अंदर आता है, लेकिन अंग्रेजी का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। दोस्तों एंगल से बनता है एंगुलर, एंगल एक नाउन है और उसका एडजेक्टिव है ये। रिचनेस एक नाउन है, उसका एडजेक्टिव है रिच, मतलब कोणीय और कोण, अमीरी और अमीर, इसी तरीके से गरीबी और गरीब। लेकिन ये दोनों ही नाउन आ गए हैं और दोनों का मीनिंग एक दूसरे से उल्टा है, जबकि यहां हमने संज्ञा से विशेषण, संज्ञा से विशेषण, संज्ञा से विशेषण और उसी का विशेषण, ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द है। संज्ञा विशेषण जैसा कुछ भी नहीं है, दोनों ही संज्ञाएं हैं। तो एक्चुअली अगर मैं बताऊं आपको, विषम मुझे कहा जाए तो उत्तर क्या होगा? डी होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। मुझे दे रखा है प्रॉपर्टी, एक बार इसे मैं लिख देता हूं प्रॉपर्टी, जिससे कि क्या है कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है कई बार उत्तर लिखने से। यहां टी आ गया, क्यू आ गया, आर आ गया, जी आ गया, टी आ गया, वी आ गया, ए आ गया। वैसे तो बहुत नजदीक नजदीक के शब्द लग रहे हैं दोस्तों। यहां पी क्यू आर, मतलब इसमें ऐसे समझा जाए तो दो जोड़े हैं, आर एस टी, ओ पी क्यू, पी क्यू आर, ई एफ जी, आर एस टी, टी यू वी, वाई जेड ए। यानी ऐसा लग रहा है कि बीच में एक को ही मिस करना है आपको, शायद बिना लिखे ही हमारा प्रश्न आ जाता। अभी भी देखिए मैं उत्तर नहीं निकाल रहा हूं, जो उत्तर दे रखे हैं उन्हीं में से हमें उत्तर निकालना है। देखिएगा अगर आप ध्यान से गौर से देखें तो आपको कुछ तो यहीं कैंसिल हो जाएगा। देखिएगा मुझे ई के बाद एफ और एफ के बाद जी चाहिए था, ध्यान से देखेगा आखिरी अक्षर है ई, ई के बाद एफ को छोड़ के जी चाहिए, और चूंकि जी इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, ये तो कैंसिल हो गए, काम के ही नहीं रहे। अब इन दोनों को ध्यान से देखेगा, अब यहां आपको ओ नजर आ रहा है और क्यू नजर आ रहा है, बाकी वाले से मतलब ही नहीं मुझे। मैं ये देख रहा हूं एम एन ओ आएगा, क्यू तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब जरा सोचिए क्या हैंडसम का पूरा कोड निकालने की आवश्यकता थी? जरा एक बार सोचिएगा, बिल्कुल भी जरूरी नहीं था कि हम हैंडसम का कोड निकालें। सीधा लिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जरा ध्यान से देखें, ये कुछ ऐसे पक्षी हैं, आपने देखा होगा पेंगुइन एक पक्षी है, ऑस्ट्रिच बहुत बड़ा पक्षी है, कीवी और एमू ये सारे ही कुछ अलग तरह के अजीब से पक्षी हैं, सारे ही भारी शरीर के पक्षी हैं। ये सभी मरुस्थल में पाए जाते हैं दोस्तों, पॉसिबल ही नहीं है इनका मरुस्थल में पाया जाना। सभी स्तनपायी हैं, बिल्कुल भी नहीं है, अंडे देते हैं दोस्तों। ये सभी समुद्र में रहते हैं, ऑस्ट्रिच तो बिल्कुल भी समुद्र में नहीं रहता है। दोस्तों सभी भारी शरीर हैं, सभी उड़ नहीं सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। चारों के चारों जो पक्षी हैं वो उड़ नहीं सकते। रीजनिंग तो लगानी ही है, पर उससे ज्यादा हमारा जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान होना चाहिए। अगर सामान्य ज्ञान होगा तो रीजनिंग लगेगी यहां पे, वो ही नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा बताइए जरा। चलिए आगे लिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपके सामने, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही प्यारा एक प्रश्न है, पहेली का रूप है ये। देखें इस पहेली को हम सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। दोस्तों आपको दे रखा है 5 चीजें हैं, हल्दी, मिर्च, नमक, चीनी और काली मिर्च। 5 बोतलों को एक पंक्ति में रखी जाती है, एक पंक्ति में आगे पीछे कैसे भी रख दिया गया है। बीच में रखी बोतल देखिएगा दोस्तों, 1 2 3 4 और 5, ये पांचों बोतल हैं और मैंने इसको रख दिया है। काली मिर्च और मिर्च नहीं है, यानी इस जगह पे न तो काली मिर्च है
और न केवल मिर्च है, ये दोनों ही नहीं है साहब। अंतिम से पहले वाली बोतल में चीनी, हल्दी या मिर्च नहीं है। जरा इधर देखें, अंतिम से मैं इसको ऐसे मानता हूं, तो इस वाली में तो मिर्च भी नहीं है, हल्दी भी नहीं है और चीनी भी नहीं है। ये सब मैंने कैंसिल रख दिया। एकदम बाएं रखी बोतल में ना मिर्ची है ना चीनी है। देखिएगा, ये जो है इसमें मिर्ची भी नहीं है और चीनी भी नहीं है, ये भी मैंने कैंसिल कर दिया। बाएं से दूसरी में बोतल में नमक है। देखिए कितना काम आसान हो गया हमारा, यहां नमक फिक्स हो गया। अब आप ध्यान से देखिएगा कि यहां नमक फिक्स हो गया। अब यहां पे जो आपको दे रखी है मिर्ची, यहां पे नहीं है, मिर्ची यहां पे भी नहीं है और यहां पे भी नहीं है, तो मेरे पास ऑप्शन एक ही बचता है कि मिर्ची यहां है। अब मिर्ची और नमक फिक्स हो गए हैं दोस्तों। देखिएगा, इस जगह पे चीनी नहीं है और इस जगह पे भी चीनी नहीं है, तो चीनी के लिए आपके पास कुल मिला के जो जगह बचती वो यही है, आप देख सकते हैं। हल्दी में यहां रख नहीं सकता हूं, तो हल्दी को यहां रखना पड़ेगा। बची कौन सी चीज? काली मिर्ची, जो से इस बॉटल में रख देते हैं। तो हंचिका मी जैसा लिखा हुआ आ रहा है। ये इतनी आसान पजल थी, हमने कुछ नहीं किया, 3 पंक्तियों को पढ़ा और उन्हें नीचे रखा। चौथी पंक्ति जैसे ही यहां फिट हो गई, हमारा काम आसान हो गया। बस आपको क्या करना है दोस्तों, हड़बड़ाहट नहीं करनी है। रीजनिंग के अंदर जब पहेली आती है, बिल्कुल भी हड़बड़ाहट ना करिए, बहुत आराम से चीजों को रखते चले जाइए। अब देखिए दोस्तों, पहली बोतल में क्या है? हल्दी है, ये आपको अच्छे से ज्ञात है। चीनी बाएं से पहली, दूसरी, तीसरी, ये लीजिए साहब तीसरी है। एकदम दाईं तरफ की बोतल में क्या है दोस्तों? मिर्ची है। तो भैया ध्यान से मिर्ची को खाइएगा। यहां ये पहेली भी समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न को आराम से देखें, सोचें और समझें कि क्या कहना चाह रहा है ये प्रश्न। दोस्तों, कुछ चॉकलेट जो हैं कड़वे होते हैं, कुछ चॉकलेट मीठे होते हैं और कुछ का खट्टा ही स्वाद होता है। यानी चॉकलेट जो है वो कड़वे, मीठे और खट्टे होंगे। सभी कड़वे, जो भी कड़वे होंगे ना, वो डार्क होंगे और कुछ सफेद मीठे होंगे। ध्यान से देखिएगा, कुछ सफेद जो होंगे ना वो मीठे होंगे। तो अभी ये कह रहा है कि सभी डार्क चॉकलेट कड़वे हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सभी कड़वे चॉकलेट डार्क हैं, सभी डार्क कड़वे हैं, ये कैसे पता चलेगा? ये तो नहीं पता चल पाएगा हमें, तो इसके बारे में तो नहीं कह सकते हम। कम से कम एक मीठी चॉकलेट है जो सफेद है। देखो दोस्तों, कुछ सफेद मीठे हैं, तो कम से कम एक मीठी है ही जो सफेद होती है। बिल्कुल सही है ये। तो इसमें केवल निष्कर्ष दूसरा जो है वही सही है भाई। आपको समझ में आना चाहिए हमने क्या किया है। बहुत आराम से मैंने समझाने का प्रयास किया है, आप आराम से देखिए। कहीं कोई डाउट आए ना दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। दोस्तों, आप में से जो लोग बिल्कुल नए सब्सक्राइबर्स हैं, रेलवे की तैयारी करना चाह रहे हैं, दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप पहली बार आए। हम पिछले कई टाइम से इस किताब को शुरुआत से करा रहे हैं। 210 211 प्रश्न हो चुके हैं और भी आगे हमें 1500-1600 प्रश्न करने हैं। बहुत आराम से हम करते चले जाएंगे, लेकिन आप लगातार इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, एक कोर्स, कंप्लीट कोर्स यहां पे एनटीपीसी को देखते हुए करवाया जा रहा है, जो 8:30 बजे शुरू हो जाता है। 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 लगातार 3 क्लासेस हमारी रहती हैं, जिसमें हम गणित पढ़ाते हैं, रीजनिंग पढ़ाते हैं और जीके पढ़ाते हैं। आप बिल्कुल भी उन्हें मिस मत करिए। पूरी थ्योरी, एक एक यूनिट को हम अच्छे से करवा रहे हैं। बस आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, पुनः कहूंगा मैं आपसे कि यह एक ऐसा प्रश्न है जो अंग्रेजी का होगा। इसे भी मैं रीजनिंग का नहीं कहूंगा। रीजनिंग तो लगेगी, बट रीजनिंग कम, अंग्रेजी ज्यादा। अगर अंग्रेजी के शब्दों के अर्थ ही आपको नहीं आएंगे तो आप रीजनिंग भी लगाएंगे कैसे? क्योंकि रीजनिंग का कोई लॉजिक तो यहां लग रहा है सिर्फ इतना सा कि भैया अगर एक्सीलेंट और आउटस्टैंडिंग, वैसे बता दूं दोनों ही समानार्थी हैं, तो आप बताइए ऑसम के लिए समानार्थी क्या होगा? दोस्तों वेरी और क्लमजी और ऑफुल, ये करीब करीब खराब तरह की चीजों के लिए आता है। केवल यही है जो चीज ऑसम है यानी बहुत बढ़िया है, इनक्रेडिबल है यानी अतुलनीय है। आपको ध्यान होगा, इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत,
है कि नहीं? तो अतुल्य है यानी बहुत ही शानदार है, औसम का मतलब भी शानदार है। तो अगर आपको अंग्रेजी के शब्द का अर्थ पता होगा तो आप इस प्रश्न को कर पाएंगे, अन्यथा आप मत करिएगा इसे, नेगेटिव मार्किंग में मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। चलिए आगे लिए चलता हूं मैं अगले प्रश्न की ओर, आराम से समझने का प्रयास करिएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आपको कथन दे रखा है और निष्कर्ष। दोस्तों इस तरह के प्रश्न एग्जाम में काफी आते हैं। आपको दे रखा है ग्रीन हाउस गैसों के सकेंद्रण में वृद्धि जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारणों में से एक है। यानी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, सकेंद्रण हो रहा है, मतलब उसका जो केंद्रीयकरण हो रहा है, जो बढ़ रही है, जो वृद्धि हो रही है, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके मुख्य कारणों में से एक है क्या? ग्रीन हाउस गैसों का सकेंद्रण। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों का प्रमुख घटक है। जो ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसका प्रमुख घटक कौन है दोस्तों? CO2 है। यदि ग्रीन हाउस गैसों को हटा दिया जाए तो परिवर्तन नहीं होगा जलवायु में। दोस्तों मैं ये कह रहा हूं कि जलवायु परिवर्तनों के मुख्य कारणों में से एक है। यही एकमात्र कारण ऐसा नहीं दे रखा है, आप ध्यान से देखिए, मुख्य कारणों में से एक, यही मुख्य कारण ऐसा नहीं दे रखा है। तो मुख्य कारण या एकमात्र कारण ऐसा नहीं दे रखा है, तो ये नहीं कह सकते कि भैया इसको हटा दोगे, ये मुख्य कारणों में से एक है तो एक कारण कम हो जाएगा, लेकिन जलवायु परिवर्तन कोई और कारण से हो जाएगा। जलवायु प्रदूषण का प्रतिकूल प्रभाव केवल CO2 के कारण है। दोस्तों CO2 जो है प्रमुख घटक है, लेकिन एकमात्र घटक है ऐसा नहीं कह रखा है। तो CO2 के कारण है, लेकिन केवल CO2 के कारण है ऐसा नहीं कह सकते। यानी कुल मिला के दोनों जो अनुसरण हैं वो नहीं करते हैं। ये इसका जो उत्तर है वो ये हो जाएगा, 1 और 2 दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। लीजिए लिए चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। देखें दोस्तों, रक्त संबंध ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आया है आपके सामने, करें इसे हम। F के पिता, ध्यान से सुनिएगा, G की मां के पति के दामाद हैं। हम इसे आराम से बनाएंगे इधर, यहां पे देखें, आप लोग सभी समझ के देखें। दोस्तों G है ये, G की मम्मी है ये, उनके पति यानी कि ये हो गए हमारे उनके पति दोनों, ठीक है ना, के दामाद हैं। कौन? F के पिता। जरा देखें, F के पिता जो हैं वो G की मां के पति के दामाद हैं। अब दोस्तों ये दामाद हैं, लेकिन G के बारे में नहीं दे रखा है, G मेल है या फीमेल है, हमें ये समझना है। ध्यान से देखिएगा, ये जो F के पिता हैं, ये जो पिताजी हैं इसके, ये इसके दामाद हैं। यहां लिख देता हूं दामाद। क्या ये बात समझ आ रही है? ये अगर दामाद हैं तो G के पिता, ये G के पिता हो गए, का F से क्या संबंध है? अब आपको समझ आ रहा है कि ये इसके नाना हो जाएंगे। क्यों? इनके दामाद का लड़का या लड़की जो भी होगा वो दामाद हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो F से क्या संबंध है? G के पिता का, यानी इसका, यानी ये एक्चुअली में ग्रैंडफादर होंगे। मेरी बात को समझिएगा, ग्रैंडफादर होंगे। दादाजी तो नहीं कह सकते, इसे नाना जी कह सकते हैं, लेकिन नाना जी जैसा कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। समझदार हैं आप लोग। इसके दामाद का पुत्र या पुत्री जो है, यानी ये इनका नाना हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर ले चलूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न आपके सामने है। जरा एक बार अंतर निकालते हैं। 6 और 14 में 8 का अंतर है, 14 से 24 में 10 का अंतर है, 24 से 36 में 12 का अंतर है, 8 से 10 2, 10 से 12 2 और 14, यानी इसमें एक बार 14 जोड़ के देखूं तो यहां आता है 50। 50 में क्या पता 16 जोड़ते हैं तो 66 आ जाता है, और इसमें अगर 18 जोड़ते हैं, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 6 और 8 अगेन 14, यानी कि 18 जोड़ते हैं तो ये आता है। यानी ये जो संख्या 50 आई है ये बिल्कुल परफेक्ट, यानी ये सही आई है। हमने कुछ भी नहीं किया, केवल अंतर को देखा, बीच में कितना कितना अंतर आ रहा है, हमारा काम आसान हो गया। लीजिए अगले प्रश्न की ओर लिए चलता हूं, ध्यान से देखेगा। आपको जो दे रखा है उसे समझना है। आपको दे रखा है दोस्तों, लंदन के लिए
927 127 लिखा जाए तो नॉर्मल के लिए ये लिखा जाए तो रैंडम को क्या लिखा जाएगा? देखिएगा, लंदन को 927127 कहते हैं, ठीक है ना। अगर ध्यान से देखें, अपन एक काम करते हैं दोस्तों, मेरे पास यहां n है, यहां n है, तो यहां 7 आ रहा है, यहां दोनों जगह O है तो यहां भी 2 आ रहा है। यानी मेरे लिए आसान हो गया कि हर अक्षर के लिए एक अंक निर्धारित है, हर अक्षर के लिए अंक निर्धारित है तो रैंडम के लिए भी निर्धारित होगा। मुझे उत्तर नहीं निकालना क्योंकि उत्तर तो दे रखा है, हमें तो देखना है कि विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा, यही देखना है। तो दोस्तों हम देखें, एम का कोड आखिरी में जो एम दिखा है, ध्यान से देखेगा, पहला दूसरा तीसरा एम है, पीछे से तीसरा 1 2 3, यानी एम के लिए 3 आएगा तो ये तो खत्म हो गया, और एम के लिए 3 आएगा तो ये भी खत्म हो गया। मेरे पास यही बचे दोनों। अब यहां ध्यान से देखें तो आप पाएंगे पीछे से दूसरा जो है, पीछे से दूसरा है ओ, और ओ के लिए कोड होता है 2, तो 2 जो है वो इसका कोड नहीं है, इसका उत्तर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने उत्तर नहीं निकाला, जो दिए गए उत्तर थे उन्हीं में से देखा कि इस अपना उत्तर कौन सा है, बस आपको नया उत्तर निकालना, समझदारी तो नहीं होगी मैं कह सकता हूं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। एक तस्वीर की ओर देखकर पुष्पा ने क्या कहा? देखें दोस्तों पुष्पा क्या कह रही हैं। उस आदमी, यानी एक आदमी की तस्वीर है, की पत्नी लक्ष्मी मेरी बेटी की बुआ की मां है। ध्यान से देखेगा, इस आदमी की पत्नी जो है लक्ष्मी, ये लक्ष्मी है, मेरी बेटी की बुआ की मां ये हूं मैं, यानी कौन दोस्तों? पुष्पा। पुष्पा की बेटी की बुआ की मां कौन है दोस्तों? लक्ष्मी है। जरा सोचिएगा कि किसी औरत की बेटी की बुआ और उसकी भी मां अगर कोई है तो दोस्तों वो उसकी क्या होगी? सासू मां होगी। ध्यान से देखेगा, इसकी बेटी की बुआ, बुआ कौन होगी? इसके पति की बहन होगी। क्या ये बात समझ आ रहा है? इसके जो पति की बहन होगी तभी तो इसके पापा की बहन इसकी बुआ लगेगी, और उस बुआ की मां अगर लक्ष्मी है तो ये पुष्पा की क्या लगेगी? सासू मां लगेगी। पुष्पा लक्ष्मी से कैसे संबंधित है दोस्तों? पुष्पा जो है वो बहू है, लक्ष्मी जो है वो सास है। प्रश्न पूछा है पुष्पा लक्ष्मी से कैसे संबंधित है, तो वो सासू है, लक्ष्मी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, कथन दे रखा है, कारण दे रखा है, आप एक बात को समझें दोस्तों। कॉड लीवर तेल विटामिन डी का एक बहुत अच्छा स्रोत है, बहुत बढ़िया। और कॉड लीवर जो तेल है ना, कॉड मछली के लीवर से निकाला जाता है। तो बात तो दोनों ही सही है कि भैया कॉड लीवर तेल विटामिन डी के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हमें एक्चुअली सामान्य विज्ञान से पता चला। और कॉड लीवर तेल जो है कॉड मछली के लीवर से निकाला जाता है दोस्तों, ये भी विज्ञान से पता चला। तो इसमें रीजनिंग के साथ सामान्य विज्ञान भी है। अब उससे भी ज्यादा पता चला कि विटामिन डी होने का कारण मछली नहीं है, यानी सत्य तो दोनों है लेकिन व्याख्या जो है वो सही नहीं है। यानी ए और आर दोनों ही सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे ले चलूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। एक दुकानदार है, निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर बिक्री के नहाने के साबुन की इन्वेंट्री रखता है, यानी अपना स्टॉक है। इन्वेंट्री को अपन कहते हैं अगर देशी भाषा में तो स्टॉक, भाई उसके पास क्या सामान पड़ा है। तो नहाने का साबुन जिनके प्रति साबुन कीमत 15 से 35 रुपए होनी चाहिए। जरा देखें, साबुन प्रति साबुन 15 से 35 होना चाहिए। जरा देखें, 15 से 35 रुपए की कीमत होनी चाहिए दोस्तों। ये 15 से 35 है, ये 15 से 35 है, ये 15 से 35 है, और ये 19 है। यानी ये पहले वाले को तो देखने से मतलब ही नहीं है, सभी में वो फॉलो हो रहा है। साबुन की कम से कम 90 यूनिटों का साप्ताहिक बिक्री होनी चाहिए दोस्तों, कम से कम 90 होनी चाहिए। इसकी 85 है, इसकी 73 है, इसकी 95 और 120 चल जाएगा काम।
दोस्तों एक विशेष खुशबू होनी चाहिए। जरा देखें, यहां पे हल्की सुगंध है और यहां दे रखा है एस के प्रति 19 है, लेकिन एक डिटर्जेंट केक है और डिटर्जेंट केक है दोस्तों, ये तो डिटर्जेंट ही केक है। तो आप समझदार हैं, ये तो हमारे काम के भी नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही चला जाएगा। अब एक विशेष खुशबू होनी चाहिए, वो तो इसमें दे भी नहीं रखा है। तो एकमात्र यही एक ऐसा है जिसमें सब कुछ है, लेकिन यही एकमात्र ऐसा है जो बचता है हमारे पास और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बात आपको समझनी है मित्रों। चलिए दोस्तों, लिए चलता हूं अगले प्रश्न पे आपको। ध्यान से देखेगा, अगला प्रश्न आपको दे रखा है, एक विशिष्ट कोड में डॉक्टर्स आर एथिकल को दे रखा है ये, और बहुत कुछ दे रखा है अपने को। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पढ़ने का समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आपको देखना है मेडिसिन का कोड क्या है। दोस्तों ध्यान से देखेगा, मेडिसिन कहां कहां लिखा हुआ है। मेडिसिन इसमें दे रखा है और मेडिसिन इसमें दे रखा है। अब मेडिसिन के साथ क्या दे रखा है दोस्तों, एक तो आर, और आर तो तीनों में ही है, तीनों का मतलब है दो को तो कैंसिल कर दें अपन। अब आप ध्यान से देखें कि इसमें दे रखा है कॉस्टली, जरा देखें कहीं कॉस्टली का कोड दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो जब कॉस्टली का कोड नहीं दे रखा है, डॉक्टर्स का दे रखा है, यानी हमें जो उत्तर निकालना है, ध्यान से अगर आप समझेंगे तो अपने आप समझ आएगा कि मेडिसिन इसमें भी है और मेडिसिन उसमें भी है। दोनों में कॉमन कोड क्या है, आप देख सकते हैं 6 इधर भी है और 6 इधर भी है। तो 6 जो है वही मेडिसिन का कॉस्ट होगा, कोड हो जाएगा, क्योंकि कॉस्टली इधर दे रखा है और इधर नहीं दे रखा है। तो जो 5 है वो तो इसका कोड होगा नहीं, यानी मेडिसिन का कोड क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आपने सिर्फ इतना सा काम किया दोस्तों, मेडिसिन आर इधर भी है, मेडिसिन आर इधर भी है। आर चूंकि तीनों में है तो 2 को कट कर दिया, बाकी जो बचा इन दोनों में कॉमन, वही हमारा कोड हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर ले चलूं मैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये आपके सामने। आपको दे रखा है, हम पाषाण युग से, मतलब पत्थर के समय से डिजिटल युग में एक लंबा सफर करके आए हैं। बिल्कुल सही है। इंटरनेट से हमारे अध्ययन, चैटिंग, कार्य करने, खेलने और पैसा खर्च करने का तरीका ही बदल गया। बिल्कुल बदल गया है दोस्तों, आज का जमाना ही चेंज हो गया है। जानकारी सिर्फ एक क्लिक दूर है। बिल्कुल सही है। और जीवन प्रणालियों को पहले ही तुलना में बहुत आसान बना दिया। बिल्कुल, अब बहुत इजी हो गई सब चीजें। आज इंटरनेट एक लग्जरी की तुलना में एक आवश्यकता बन गई है। बिल्कुल दोस्तों, ये जो क्लासेस हम आपकी तरफ लेके आ रहे हैं, ये केवल मात्र इस डिजिटल युग के कारण ही तो संभव हो पाया है और आसान हो गया है, हमारी आवश्यकता बन गई है। लेकिन इसके अपने नुकसान भी हैं, नुकसान भी हैं। कौन सा निष्कर्ष निकलता है, जरा देखें। इंटरनेट एक लग्जरी है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। हम तो खुद ही कह रहे हैं लग्जरी की तुलना में आवश्यकता है। पाषाण युग के आदमी ने इंटरनेट का आविष्कार किया, ये तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते। हम बचत के बिना इंटरनेट पर पैसा खर्च करते हैं और इंटरनेट के माध्यम से जानकारी आसानी से सुगम हो गई है। आपको जो डी की बात दे रखी है वो बिल्कुल परफेक्ट दे रखी है कि इंटरनेट के माध्यम से जानकारी जो है आसानी से सुलभ हो गई। दोस्तों ये इंटरनेट ही तो है जिसके कारण हम आपको यहां दूर बैठे देश भर में, विदेश में सारे विद्यार्थियों को पढ़ा पा रहे हैं। शायद पाषाण युग में इतना संभव ना हो ये। चलिए अगले प्रश्न की ओर लिए चलता हूं मैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, स्फीयर और हेमिस्फीयर। दोस्तों स्फीयर होता है पूर्ण गोला, गोल जिसको अपन कहते हैं, और इसे कहते हैं अर्धगोला। हेमिस्फीयर आधा होता है, तो अर्धगोला है। अब एक बात समझिएगा, फुल मून का न्यू मून तो हो नहीं सकता, क्योंकि फुल मून का तो हाफ मून होना चाहिए। न्यू मून तो बिल्कुल शुरू हुआ है। दोस्तों डेस्कटॉप का आधा टैबलेट थोड़ी होता है, पूरे दिन की आधी नाइट नहीं होती है। लेकिन यह पक्का है दोस्तों, एक स्क्वायर होता है, उसका आधा ट्रायंगल यानी त्रिकोण होता है। तो हमें कोई ऐसी चीज देखनी थी जहां पहले पूरी लिखी हो, बाद में आधी लिखी हो। पूरी और आधी नहीं है, पूरी और आधी नहीं है, पूरी और आधी नहीं है। तो जहां पूरी और आधी मिली वही हमारा उत्तर हो चला। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे लिए चलता हूं मैं आपको। एक और आसान सा प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया हूं, बहुत ध्यान से देखेगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल तरीके से कर रहा हूं।
ABCDEFGH। जरा देखें इनके शुरुआत में जी है क्या? ये तो कंफर्म है मेरे उत्तर नहीं होंगे। फिर भी पीछे वाला देख लें दोस्तों, NOPQRST। बताओ क्या बहुत मुश्किल था ये प्रश्न? चलिए दोस्तों, लिए चलता हूं इस पेपर के आखिरी प्रश्न पे। इस पेपर का और आज की कक्षा का आखिरी प्रश्न ये रहा। एक और ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, रक्त संबंध जिसे हम कह सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। अनीता की मां का भाई, अनीता है ये दोस्तों, इसकी मां है और मां का जो भाई है ये इसका मामा हो गया। बीना के पिता का बेटा है। ध्यान से देखिएगा, बीना है ये, इसके पिता हैं ये, उसके भी पिता का बेटा है, यानी ये है। ध्यान से देखिएगा, बीना को यहां बनाता हूं मैं, तो बीना के पिता का बेटा तो यही होगा ना, यानी अनीता की मां। ध्यान से देखिएगा, अनीता की मां बीना से कैसे संबंधित है? बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, ये इसके लिए कौन हो जाएगी? आप खुद समझदार हैं, इसके पापा की बहन, यानी इसके लिए बुआ हो जाएगी। तो आपको जो दे रखा है बुआ, यहां पे उत्तर दे रखा है। अनीता की मां ये वाली बीना से कैसे संबंध रखती है? इसकी बुआ है, पैटर्नल आंटी है। तो जो प्रश्न दे रखा है उसको समझाने का प्रयास किया हमने, कोशिश की, जो दे रखा है ना बस वो लिख लीजिए, आपका काम स्वतः आसान हो जाएगा। तो आज की कक्षा यहां समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे दोस्तों अगले पेपर्स के साथ। आप जब तक हमारे साथ बने रहिए, आपके प्यारे चैनल जिसका नाम है डिजिटल तैयारी। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।